हमारा जो वीक है वो एजेंटिक एआई से रिलेटेड चल रहा है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक भी इसी तरह का है, ट्रांजिशनिंग इनटू एआई रोल्स विदाउट कोडिंग। और इसमें सर यासिर अली हमारे साथ हैं। सर ओवर टू यू, आप स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं किसी को म्यूट नहीं कर रही, तो प्लीज़ अपने माइक का ख्याल रखिएगा। सर ओवर टू यू। Thank you, ma'am. Assalamualaikum, everyone. Am I audible? यस, यू आर ऑडिबल। अच्छा, स्लाइड्स शो करने से पहले ना कुछ सवालात कर लेते हैं कि अगर आप में से कोई मुझे बताए कि आप में से किस किस को लगता है कि एआई सीखने के लिए आपको कोडिंग आना चाहिए, या आप में से कोई ऐसा है जिस जो नॉन टेक्निकल हो, जिसे कोडिंग का नहीं पता, या सीएस बैकग्राउंड से नहीं है। एनीवन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आई एम सालिहा और आई एम नॉन टेक्निकल पर्सन, बट जो कोडिंग है वो भी हमने सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन तो लिया है, लेकिन अभी आई हुई कोई नहीं है। तो हम तो एआई के टूल्स सीखने के बाद हमें लगता है कि हम कोडिंग के बगैर ही सारा कुछ कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अब देखिए ना, अगर आप चैट जीपीटी की बात करें, पहले होता था व्हाट्सएप के लिए बात करते, तो हर कोई यूज करता है अभी व्हाट्सएप। चैट जीपीटी जी। जब आया तो बहुत सारे जो टेक्निकल बंदे थे, सबसे पहले तो उनको पता चला। तो उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को पता चला, चाहे वो नॉन टेक्निकल क्यों ना हो, वो सारे यूज करने लगे। अभी के वक्त में आप देखें कि ऐसा समय कि 50 से अबव नहीं, मगर 50 तक आप देखेंगे नॉन टेक्निकल यूज कर रहे हैं। उसमें चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, और बहुत सारी चीजें। रिसेंटली जी आप लोगों सर। ने वाइब वाइब कोडिंग का भी सुना होगा रिसेंटली। वाइब कोडर्स। बाय कोडर्स। वाइब कोडर्स। वी वाइब कोड आई नहीं बी ई सर, ये नहीं सुना अभी। हम क्लाउड यूज वाइब करते कोडिंग। हैं, फिर चैट जीपीटी यूज करते हैं, और जो गूगल जेमिनाई है और इस तरह की जो जितनी एआई टूल्स हैं वो करते हैं, लेकिन ये जो भी आप बोल रहे हैं ये नहीं हमने अभी यूज किया। चलिए, अच्छा मुझे ये बताएं कि आप एज नॉन टेक्निकल चैट जीपीटी से कौन सा काम लेते हैं? सर चैट जीपीटी हमें कोडिंग बना के दे देता है। अगर हम उसको कहें कि हमें इस ऐप के लिए या ये चीज हमने वेबसाइट डिजाइन करनी है, उसकी कोडिंग बना के दे दो, वो बना के दे देता है। आगे से उसका काम हमने खुद करना होता है, हमने कहाँ जाके पुट करनी है और क्या करना है, इतना तो चैट जीपीटी कर ही देता है। नहीं, क्लाउड भी कर आप जो देता है, है। अब जाहिर सी बात है रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो है वो एआई टूल से घिरे हुए, और रोजमर्रा की जिंदगी में हम यूज भी करते हैं। जी मगर सर। हर किसी की अलग अलग नीड है। अगर मैं एज ए प्रोग्रामर हूँ तो मैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो है क्वेश्चन वगैरह होते हैं, या बग्स आते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम्स इश्यूज आते हैं, तो मैं उससे पूछता हूँ। मगर एज ए नॉन टेक्निकल आप चैट जीपीटी से क्या काम लेते हैं? मतलब कोई रिपोर्ट बनानी हो, या फिर असाइनमेंट लिखवानी हो, या बहुत ऐसे सारी कोई। सर, ये बहुत सारी चीजें हैं। असाइनमेंट है, रिपोर्ट है, फिर किसी चीज के ऊपर हमने रिव्यूज लिखने हैं वो लिख सकते हैं हम अपनी। जो ये जितनी हमारी सोशल मीडिया एप्स हैं इनके ऊपर हमने कोई पिक्चर बना के लगानी है वो बनवा लेते हैं। बहुत सारे काम हैं जो चैट जीपीटी कर रहा है। एग्जैक्टली तो आज का हमारा लेक्चर इसी के ऊपर है कि आप जो है वो एआई यूज कर सकते हैं विदाउट कोडिंग के। ठीक है। जी सर। आपने मुख्तलिफ टूल्स यूज किए हैं, चैट जीपीटी यूज किए, क्लाउड यूज किए। आपको किसी ने कुछ भी नहीं सिखाया, आपने खुद सीखा है उसको यूज करना, उससे बात करना, उससे काम लेना। जी सर, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है। आज जो हम बात करेंगे इस लेक्चर में, वो बात करेंगे एजेंटिक एआई की। आपने चैट जीपीटी यूज किया होगा। चैट जीपीटी बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। उसके बैकएंड में एक एलएलएम होता है, जैसे मॉडल कहते हैं, वो कॉल होता है जीपीटी। ठीक है। हम इसको देखेंगे और इसी को देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। पहले ये समझ लेते हैं, चैट जीपीटी जो है वो कन्वर्सेशनल एआई होती है। ठीक है। एजेंटिक एआई और चीज होती है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि चैट जीपीटी से कहें, आप ही कहें चैट जीपीटी से कि आपको ना एक एयरलाइन की
टिकट बुक करवानी है, आपको कराची से यूएसए जाना है, अगर आप चैट जीपीटी को ये कहेंगे तो क्या चैट जीपीटी आपको अपना टिकट बुक करके देगा? सर टिकट बुक करके तो नहीं देगा, लेकिन वो हमें प्लेटफॉर्म्स बता देगा, वेबसाइट्स बता देगा कि आपने ऑनलाइन करनी है तो आप ये वेबसाइट्स यूज कर लें, अगर आपने फिजिकली जाना है तो ये ऑफिस के एड्रेसेस हैं, वो दे देगा। एग्जैक्टली। तो हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। ठीक है, आज हम इस चीज़ को भी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कि एआई मुख्तलिफ किस्म की एआईज होती हैं, और अभी जो हम एआई यूज़ करें वो क्या है, और नेक्स्ट जो एजेटिंग एआई है जो एक रिवॉल्यूशन लाई है आज के दौर में, आज के एरा में, वो कैसे यूज़ करती है, उसका काम क्या है, और हम कैसे एज ए नॉन टेक्निकल नॉन कोडिंग कोडिंग फील्ड से उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं शेयर कर लेता हूँ स्लाइड्स। मेरी स्क्रीन। जी सर, विजिबल है। एक्चुअली मैं दो स्क्रीन यूज कर रहा हूँ तो इस वजह से ठीक है। एजेंटिक एआई द नेक्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक, अगर हम थोड़ा पीछे चले 2 साल कबल, तो आप लोगों ने सुना होगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। जब ये ऑलमोस्ट लेट 2024 में आया था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर का, तो लाखों लोगों ने उस पर क्या किया, सर्च किया, कोर्सेज बनाए, लोगों ने एक्सप्लोर किया उस चीज़ को, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, उस पर जॉब मिलना शुरू हो गई। और ऐसे ही इनविडिया के जो सीईओ था, एनवीडी के जो अभी तक इस वक्त दुनिया के बड़े से बड़े ग्राफिक्स कार्ड बनाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि इंग्लिश इज ए फ्यूचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये क्यों कहा था, क्योंकि आज के दौर में अगर देखें तो अगर आपको इंग्लिश अच्छी खासी आती है तो आप जो एआई से ऑलमोस्ट हर चीज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोडिंग आने की ज़रूरत नहीं, आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, आपको प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो 2 साल कबल ये ऐसा हुआ कि सारे लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ने लगे, कोर्सेज आ गए, सारी कुछ चीज़ें। अब अगर आगे चलें थोड़ा, तो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट रेवोल्यूशन आई थी वो आई एजेंटिक एआई। तो हाल ही एक्सक्यूज में मी आप लोगों ने सर, ये भी सुना होगा। एक्सक्यूज मी जी जी। सर, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि अब तो जब स्टार्टिंग में आया था एआई, ये चैट जीपीटी, तो उस वक्त जब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लोगों ने कोर्सेज किए थे, उस वक्त लोगों को इतनी हाव नो नहीं थी एआई की, और वो इसलिए सीख रहे थे प्रॉम्प्ट लिखना भी। लेकिन अब तो जो है वो चैट जीपीटी भी आपको प्रॉम्प्ट लिख के दे देता है। आप उसको कहें कि मुझे इस चीज़ के ऊपर प्रॉम्प्ट लिख के दे, एक डिटेल प्रॉम्प्ट, थोड़ी सी हमने चीज़ें उसको एक्सप्लेन करनी है, तो वो आपको बड़ा अच्छा प्रॉम्प्ट लिख के दे देता है। और भी बहुत सारे जो एआई के टूल्स हैं, वो सब हमें प्रॉम्प्ट भी बहुत अच्छा लिख के दे देते हैं। जी जी, ऐसे है ना? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप जी बिल्कुल सही कह रही हैं प्रॉम्प्ट। मगर देखिए ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है, आपके जहन में एक इमेज है, ठीक है, आपके एक इमेज है, स्टाइल है, आप वो एक्सप्लेन कैसे करेंगे चैट जीपीटी को कि मुझे ये बना के दो या इसका प्रॉम्प्ट बना के दो?
हाँ जी, वो तो हम इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए बेसिक। हम मोटी-मोटी उसको कोटेशंस या हम वर्ड्स बता देंगे कि हमें ये चीज़ें चाहिए, इस तरह का सीन होना चाहिए, इस तरह की बैकग्राउंड है, ये हमें नज़र आ रहा हो, इस तरह की पिक्चर क्रिएट करनी है, या हमने कोई भी कंटेंट क्रिएट करना है तो उसके लिए प्रॉम्प्ट बना दो, तो वो बना देता है। ये मैं जो चीजें आपने एक्सप्लेन की ना, यही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है। हाँ जी सर। तो ये चीजें जो आपने बयान की ना, अब ये लिखें कैसे, आपने तो कह दिया, आप में भी जो है वो समझ में आ रही हो आपकी, जो क्योंकि आपका पिछला एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। अब जी ये सर। चीजें जो न्यू आ रहे थे, नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से या कोडिंग वाले बैकग्राउंड से, उनको इतना कुछ नहीं पता था कि उसको एक्सप्लेन कैसे करें। अभी आपने एग्जांपल्स देखे होंगे, प्रॉम्प्ट्स देखे होंगे, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे देखे होंगे। अभी तो एक नया टूल भी आ गया है कि प्रॉम्प्ट इनहेंसमेंट। ठीक है, अगर आप प्रॉम्प्ट कोई भी लिखेंगे, छोटा सा लिखेंगे, उसके साथ ही एक बटन होगा प्रॉम्प्ट इनहेंस का, उसको क्लिक करेंगे तो वो आपका प्रॉम्प्ट इनहेंस हो जाएगा, डिटेल हो जाएगा। ठीक है। ये चीज़ें जब स्टार्टिंग में आई थी ना, ये चीज़ें नहीं थी। अभी हम चैट जीपीटी के ऊपर भी चलेंगे कि चैट जीपीटी आने से पहले क्या था, चैट जीपीटी आने के बाद क्या हुआ, और चीजें कैसे बदली, कैसे रिवॉल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता एआई जो है वो रिवॉल्यूशन लेकर आया। ठीक है। जी सर। तो अभी अभी यहाँ पर देखें कि पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, अभी एआई का दौर आ गया। यहाँ पर अभी देखें कि काफी आप लोगों ने सुना भी होगा कि amazon, माइक्रोसॉफ्ट, और इसने बहुत सारे एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया है। ठीक है, निकाल दिया है, क्योंकि वो अभी जो है वो एजेंटिक एआई का दौर आ गया। यहाँ तो आपने वो स्किल्स होनी चाहिए जो एजेंटिक एआई की बनाना आना चाहिए, या आप जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे। सबसे जो बड़ा मिथ है वो ये है कि आपको ना अभी इस पर भी बात करेंगे, थोड़ा इसको ना डिटेल्स में समझेंगे। सबसे यहाँ पर जो हमारे बातें डिस्कस करने वाली वो ये है कि क्या एआई आया था ह्यूमन जॉब रिप्लेस करने के लिए या उनको इजीनेस देने के लिए। अब जाहिर सी बात है, जैसे बड़ा एग्जांपल हम लेते हैं रियल लाइफ से, कि जब कैलकुलेटर आ गया, क्या मैथमेटिशियन को रिप्लेस कर दिया उसने? नहीं। अभी एजेंटिक एआई जो है वो हेल्थ में भी चल रही है, मेडिकल में भी चल रही है, इंडस्ट्री में भी चल रही है। मगर वो क्या कह रही है, वो क्या दे रही है, वो इजीनेस दे रही है आपको, वो आपके काम जो है ना वो जल्दी से कर रही है, वो आपको हेल्प आउट कर रही है इन चीज़ों में। अभी एजेंटिक एआई, ये चीज़ आप ना इसको ना थोड़ा समझिएगा। एजेंट जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि एजेंटिक एआई हो गया या एआई होगा, समझने के लिए आपको कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अभी फॉर एग्जांपल के लिए आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, अगर फॉर एग्जांपल आपको एआई आती है, ठीक है, आपको कोडिंग नहीं आती, सिर्फ एआई आती है, एजेंटिक एआई। आप एआई ट्रेनर्स बन सकते हैं, एआई कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट बन सकते हैं, एआई ऑपरेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, या एआई वर्कफ्लो डिजाइनर बन सकते हैं। ठीक है। तो हम एजेंटिक एआई बनाएंगे उसको, एक वर्कफ्लो भी बनाएंगे, वो भी आगे चल के हम थोड़ा उसको डिस्कस कर लेंगे। अब इनमें से जो रोल्स हैं बेसिकली, इनमें आपको कोडिंग की जरूरत नहीं होती। बेसिक आप लोगों ने पढ़ी होगी पिछले क्लासेस में, हम उसकी तरफ नहीं चलते, मगर थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि सबसे पहले, जैसे कि अभी हमारा टॉपिक जो है वो एज ए रेवोल्यूशन लेकर आया है, ठीक है, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए। तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि पहले के दिनों में क्या होता था और आज के दिनों में क्या इन्हेंसमेंट हुई है। ठीक है। पहले के दिनों में क्या था, ट्रेडिशनल एआई थी। अच्छा, ये बात समझ लें कि एआई का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यू नहीं। एआई का कॉन्सेप्ट जो है वो 1950 का था। एलन ट्यूरिंग के नाम से एक मैथमेटिशियन था, ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था अपने रिसर्च पेपर में। मगर जैसे कि उन दिनों में अपने ब्लैक ऑफ रिसोर्सेज थे, और उसके अलावा कंप्यूटर में इतनी कैपेबिलिटीज नहीं थी कि वो कुछ एआई पे काम कर सके ज़्यादा ज़्यादा। वहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं थी जिस पे काम होता है। अच्छा, जैसे जैसे दौर आगे बढ़ता गया, और आप देखें कि लेट 90s के ऊपर, लेट 90s में मुझे याद है जब मैं इतना छोटा था तो मैं एक गेम खेलता था, एक किंग ऑफ फाइटर्स 97। यहाँ आप लोगों ने मे भी सुना होगा नाम, कैडिलेक्स एंड डायनासोर, जिसे हम मुस्तफा भी गेम कहते थे। किसी को पता है?
आप लोगों में से गेम किसने खेला है? सॉरी, आपका क्वेश्चन नहीं सुन सकी मैं, सिग्नल ड्रॉप हो गए थे, प्लीज अच्छा, रिपीट मैं कीजिएगा। कह रहा था, जी जी, मैं कह रहा था आप लोगों में से किसी ने गेम खेली है कभी? सर, छोटे होते तो खेली हुई है, अभी कोई खास नहीं इंटरेस्ट, ठीक है। वैसे खेली नहीं है। अच्छा, हाँ, वही मैं कह रहा था, अभी गेम्स तो हर किसी ने खेली होगी, अगर उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे एआई होता है। जी बिल्कुल, उसके पीछे एआई होता है, मगर वो एआई जो अभी का एआई है वो एआई नहीं, उसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल एआई। अब ट्रेडिशनल एआई में उस टाइम क्या होता था, जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल गेम की बात करूँ, चलो लूडो तो आप सबने खेला होगा, उसको पता भी होगा कि 2020 में जब कोरोना वायरस आ गया तो सारे लूडो ही खेल रहे थे। ठीक है। अब लूडो गेम में वो कैसे चलती है, एक डाइस होता है, 6 नंबर होते हैं, 0 से 6, 1 से लेकर 6 तक। और जब उसको आप क्लिक करते हैं तो उसमें से कोई भी रेंडम जो है नंबर वो अपीयर हो जाता है, और उसके साथ आपकी जो गति है उस उतनी मर्तबा चलती है। तो ये काम कैसे करती है? अब उसके पीछे एक प्री डिफाइंड रूल होते हैं, फिक्स्ड रूल होते हैं। ठीक है, कि उसमें 6 नंबर ही होने चाहिए, और जब आप उसको क्लिक करें फिर ही जो है वो जो डाइस हो वो रोल हो जाए। ठीक है, ये एआई है बेसिकली, जिसे हम ट्रेडिशनल एआई करते हैं, मगर इसमें क्या है, इसमें इसमें लिमिटेशन ये है कि वो सोचता नहीं, उसकी सोचने की सलाहियत नहीं होती। ठीक है, उससे हम जो मतलब जो प्रोग्रामिंग की हुई होती है ना, उसी पर ही चलता है, सेट ऑफ रूल्स के ऊपर ही चलता है, फिक्स रूल होते हैं उसके। उससे ज्यादा ना सोचता है ना काम करता है, ना उसके बाहर ही काम करता है। ठीक है, तो ये था ट्रेडिशनल एआई का। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा बूम आया एआई के ऊपर। एआई, आप लोगों ने देखा होगा कि चैट जीपीटी का जो पहला वर्जन था, GPT 3, वो आया था लेट 2022 में। 2022 में चैट GPT 3 का वर्जन आया था। ठीक है, चैट जीपीटी का वर्जन आया था। अब एक जो जनरेटिव एआई का बूम चढ़ गया, लोगों को जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई। तो वो बेसिकली क्या करता था, क्या करता है अभी भी, कि आप उसको कोई भी कमांड देते हैं, एज अ प्रॉम्प्ट देते हैं, तो वो आपको क्या देता है, उसका आउटपुट दे देता है। आप उससे कोई क्वेश्चन करें तो आपको उसका जवाब दे देता है। आप कोई भी प्रॉब्लम से शेयर करें तो उसका वो सॉल्यूशन आपको देता है। वो क्या करता है कि वो जिस डेटा पे ट्रेंड होता है, ठीक है, जिस डेटा पे ट्रेंड होता है उसी का आपको, वो उसको देखकर डेटा को एक्सप्लोर करके उसको आपको आउटपुट दे देता है। अब यहाँ पर जनरेटिव एआई का भी एक लिमिटेशन थी, जैसे ट्रेडिशनल एक लिमिटेशन थी कि उसकी सोचने की सलाहियत नहीं थी, वो फिक्स रूल पे काम करता था, फिक्स ही चीजें करता था। ठीक है, मगर जनरेटिव एआई में थोड़ी कैपेबिलिटी ज्यादा थी। वो क्या करता था, वो अपनी सलाहियत के हिसाब से वो आपको जवाब दे देता था। ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत सोचने की सलाहियत थी, मगर उसकी लिमिटेशन क्या थी, कि अगर आप लोगों ने किसी ने भी स्टार्टिंग वाला GPT 3 वर्जन यूज किया हो, जीपीटी का 2022 वाला, तो उसमें आपको क्या आता था, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछते थे और वो क्वेश्चन 2023 के बाद वाला हो, ठीक है, 2023 के बाद वाला हो, मतलब 24 साल, 25 या 26 साल, तो वो आपको क्या करता, वो मैसेज आपको दे देता था कि मेरी जो डेटा है ट्रेन हुआ है, मैं 2023 के बाद की डेटा मुझे नहीं मालूम, मुझे 2023 की डेटा तक ही मुझे मेरे पास जो क्वेश्चन का आंसर पड़ा है, टेक्स्ट पढ़ी है, जवाब पड़ा है उनका। तो उसकी ये लिमिटेशन थी कि 2023 तक ये जो है वो ट्रेंड हुआ था, उसके बाद वाले डेटा पे ट्रेंड नहीं हुआ था। तो ये एक उसकी लिमिटेशन है। अब आगे आगे थोड़ा थोड़ी रिवोल्यूशन और आ गई, 2000 अपना आ गए हम 2023 और 24 के बीच में। वहां पर मल्टी मॉडल एआई का इंट्रोडक्शन हुआ। मल्टी मॉडल एआई, जैसे चैट GPT 3 क्या करता था पहले, कि वो सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करता था, आप कोई भी क्वेश्चन प्रॉम्प्ट देते थे वो आपको आउटपुट देता था, मगर टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, मगर जब मल्टी मॉडल आए तो आप जो है आप देखते हैं कि जेमिनाई आ गया, आपके पास क्लाउड आ गया, आपके पास अपना दूसरी LLM आ गई। ठीक है, आपके लामा आ गया। तो ये क्या करते थे कि ये मल्टी मॉडल थे। जैसे चैट GPT 3 जो था वो टेक्स्ट जनरेशन करता था, GPT 4 हो गया या क्लाउड 3.0, ये आपको इमेज भी जनरेट करके दे देते, ये आपको ऑडियो भी जनरेट करके दे देते, ये आपको वीडियो भी जनरेट करके दे देते। ठीक है, जैसे जनरेटिव एआई उसके बाद जो बड़ी मल्टी मॉडल आई। ठीक है, अब मल्टी मॉडल का भी एक लिमिटेशन था,
जैसे कि देखिए, पहले हमने देखा ट्रेडिशनल एआई का लिमिटेशन, उसकी चीजें भी देखी, उसके बाद जनरेटिव एआई उसकी लिमिटेशन क्या थी, अभी मल्टी मॉडल एआई और उसकी लिमिटेशन। अब उसकी लिमिटेशन क्या थी कि ये चीजें, इस तरह से जो स्टार्टिंग में पहले देखा था कि जनरेटिव एआई की लिमिटेशन ये थी कि वो उससे ज्यादा जो है डेटा वो आगे वो नहीं देता था, ठीक है। अभी मल्टी मॉडल एआई की भी ये लिमिटेशन थी कि जितनी डेटा के ऊपर, जितने टाइम के ऊपर ये मॉडल ट्रेन हुआ था, उसके आगे वाली इंफॉर्मेशन ये नहीं देता था। आपके पास वो कैपेबिलिटी थी ही नहीं, ठीक। तो वो एनहेंसमेंट कैसे आई? अभी कुछ टाइम गुजरा, जैसे कि 2025 तक की आप बात कर लें। 2025 में इंट्रोडक्शन हुआ एआई एजेंट्स का, ठीक है। एआई एजेंट्स अब क्या करते थे कि उसमें थोड़ी कैपेबिलिटी ज्यादा हो गई। उसमें क्या, उसमें ऐड हुए टूल्स। अभी भी आप फॉर एग्जांपल आप चैट जीपीटी से पूछें ना, कोई भी सवाल पूछें, जो फॉर एग्जांपल उनसे पूछें कि व्हाट इज द करंट सिचुएशन बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो आप जब टेक्स्ट करेंगे ना, सबसे पहले आपके पास आएगा सर्च ऑन इंटरनेट। तो वो एक टूल यूज करता है जिसका नाम होता है सर्च टूल, ठीक है। क्योंकि वो जो डेटा पे ट्रेन हुआ है वो उसी तक है उसका क्वेश्चन। अगर इससे आगे आप पूछेंगे तो वो इंटरनेट पे सर्च करके देगा, वो अपनी डेटा नहीं देगा आपको। इंटरनेट पे सर्च करके जो भी उसको डेटा मिलेगी वो आपको देगा, उसी के साथ आपको एक रिसोर्सेस लिंक देगा कि मैंने जो है वो ये चीज़ें, ये टेक्स्ट मैंने इधर इस वेबसाइट से उठाई है। उसके पास एक खुद की कैपेबिलिटी नहीं है। अब मल्टी मॉडल में दूसरी क्या लिमिटेशन ये थी कि इसको खुद की सलाहियत नहीं थी काम करने की। फॉर एग्जाम्पल इसको आप कोई भी टास्क देंगे, फॉर जैसे अभी हम जेजीबी से बात करते हैं, जैसे अभी हम एग्जाम्पल भी ये लिया कि हम टिकट बुक करनी हो तो कैसे करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक टास्क दे देता हूँ कि मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट की क्या करो, एक फेसबुक पे कैंपेन बनाकर उस पर रन कर दो। जेजीबी कर सकता है ऐसा? एनीवन? एक्सक्यूज मी सर, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दो। अगर मैं चैट जीपीटी को कहूँ कि मेरी वेबसाइट का नाम ये है और मैं चाहता हूँ कि उस वेबसाइट का एक कैंपेन बनाओ, एड कैंपेन बनाकर फेसबुक पे रन कर दो, क्या वो करेगा? ऐड नहीं बना ऐसा देगा नहीं लेकिन रन सर। नहीं करेगा। एग्जैक्टली वो नहीं करेगा, वो आपको स्टेप्स बताएगा कि आप किस तरह से कर सकते हैं। वो आपको सर एक एक करे स्टेप बताएगा कि आपने। जी सर सर। वो सर जी करेगा, लेकिन अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप कह दे कि इस तरह एक चीज मुझे बना दो। सर आपके अकाउंट की क्रेडेंशियल्स उसको नहीं पता कि आपका क्रेडेंशियल्स कौन कौन सी है। आप अगर उसमें हम सर वो इसको आप। कह दें, हम्म। जी जी। अगर हम इसको कह दें कि ये चीजें, फॉर एग्जांपल आपने बताया कि फेसबुक पे वो ये करेगा ना। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप कह दे या लिख दे कि ये चीज डालो और इस तरह एक वेबसाइट बनाओ, तो कर सकते हैं। सर असल में ये चीज समझने वाली बात है ना। देखिए, अब जो हमारा काम है ना, वो एक टूल के ऊपर नहीं है, मतलब एक चैट जीपीटी के ऊपर नहीं है, या कुछ टेक्स्ट रिटर्न नहीं करवाना, क्रिएट नहीं करवाना। अगर वेबसाइट की बात होगी तो हम वेबसाइट कहेंगे तो वो क्रिएट करके देगा। ये जो काम है बेसिकली ये दूसरी वेबसाइट पे हो रहा है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। और दूसरा प्लेटफॉर्म आपको इजाजत नहीं देता कि बिना क्रेडेंशियल्स के आप उसे यूज करें। अगर फॉर एग्जाम्पल आप क्रेडेंशियल्स आपको उसको दे भी दे कि मेरा पासवर्ड ये, फिर भी आपको चैट जीपीटी नहीं करके देगा, क्योंकि पर उसके पास वो कैपेबिलिटी है ही नहीं। इसी चीज की लिमिटेशन को फुलफिल करने के लिए हमारे पास आया था एजेंटिक एआई। अच्छा सर। ओके। अब एजेंटिक एआई क्या करता है कि आप उसको एक डिटेल में प्रॉम्प्ट देंगे। जैसे अभी मैंने आपको कहा फॉर एग्जांपल, जब आप उसको टेक्स्ट देंगे कि मैं अपनी वेबसाइट की जो है ना एड्स वो रन करवाना चाह रहा हूँ फेसबुक के ऊपर, मेरी डेली की लिमिटेशन ये है, $5 है, मेरे जो ऑडियंस ये होने चाहिए और किस सिटी में रन करना चाहिए, ये मैं उसको डिटेल्स दे दूंगा।
तो वो क्या करेगा, वो खुद ही एक्ट करेगा, प्लान करेगा और टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। वो आपको रिजल्ट में देगा कि आपका जो है वो एड्स रन हो रही है। चेक कर लेंगे। दैट्स इट। ठीक हो गया। अब हम इसको एजेंटिक एआई के सिस्टम को, इसके वर्क फ्लो को डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है? अब ये इसका थोड़ा ओवरव्यू है, इसका डिटेल्स में नीचे हम चेक कर लेंगे। अब ये एजेंटिक सिस्टम चलेगा कैसे, उसके पीछे वाले स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले कि वो क्या करेगा, वो थिंक करेगा। आपने कोई भी उसका प्रॉम्प्ट दिया, उसको थिंक करेगा, अच्छा मुझे ये काम करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, क्या ऑप्टिमल वे है इसका, क्या बेस्ट सॉल्यूशन क्या है इसका। वो चेक करेगा। उसके बाद प्लानिंग करेगा। प्लानिंग में करेगा, ब्रेक डाउन करेगा स्टेप्स। आपने एक उसको गोल दे दिया है, ठीक है, कि मुझे रन करने, वो स्टेप्स को करेगा। पहले चीज़ें कलेक्ट करेगा, उसके बाद जो है वो क्रेडेंशियल वो चेक करेगा। वो उसके बाद वो अवेलेबल टूल्स देखेगा। टूल्स की बात करेंगे अभी। उसके बाद हम देखेगा कि मेरे पास क्या क्या कैपेबिलिटी है। मेरे पास पेमेंट्स है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है जो मैं एड्स रन कर सकूं। ठीक है। उसके बाद मुझे ब्राउज़र पे जाना है, ब्राउज़र में क्रेडेंशियल्स इनपुट करने हैं। अगर लॉगिन नहीं है तो वो क्रेडेंशियल चेक करनी है। अगर लॉगिन है तो अगले स्टेप में जाकर वो फेसबुक मैनेजर पे जाकर वो रन एड कर देगा। ठीक है। वो डिसाइड में ये चेक करता है कि मेरे पास अवेलेबल चीज़ें कौन कौन सी है। ठीक है। और अगर आपने फॉर एग्जांपल उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो वो पास मेमोरीज के ऊपर आएगा कि आपने पहले उससे कौन सी चैट की है। जो भी डेटा चाहिए क्या वो पास मेमोरीज में मेरे पास पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल अभी जो आप चैट जीपीटी से बात करते हैं, अगर आप चैट जीपीटी से कहें कि मेरी जो भी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास पड़ी है वो मुझे दे दे, तो आपको वो सारी कुछ इंफॉर्मेशन देगा। आपको पता भी नहीं होगा आपका नाम, आपके इंटरेस्ट, आपके ऑक्यूपेशन, आपका जो है डेली रूटीन क्या है, आपने क्या क्या क्वेश्चन किया, सारा कुछ उस इंफॉर्मेशन उसके पास पड़ा हुआ है। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। ठीक है। अब डिसाइड करने के बाद वो क्या करेगा, एक्ट करेगा। एक्ट करेगा, रन करेगा एक्चुअल में, कि आपका टास्क कौन था है। और ट्रिगरिंग टूल्स टूल्स उसके पास के कौन से पड़े हैं, एपीआई कौन से पड़े हैं। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल चीज़ें हैं तो वो एपीआई के थ्रू ही हम उसको एक्सेस करते हैं। जैसे फेसबुक मैनेजर का कहा तो उसके पास फेसबुक की एपीआई होनी चाहिए। ठीक है। तो ये थोड़ा एजेंटिक सिस्टम का ओवरव्यू। अभी ये ट्रेडिशनल एआई के ऊपर ऐसे काम नहीं करता। क्या ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल एआई में ऐसे यूज कर सकते हैं? नहीं, उसमें प्री डिफाइंड चीजें होती है। वो खुद से थिंकिंग नहीं करता, वो खुद से कोई एक्शन नहीं लेता। अभी यहाँ पर अगर इस सिस्टम में देखें कि आपने इसको एक गोल दे दिया है, आपने इसको एक टास्क दे दिया है। अभी वो उसको खुद ही सोचेगा कि मुझे वो कैसे करनी है, कैसे चीजें करनी है। अभी चले एग्जाम्पल के तो अब देखते हैं कि एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं एक एजेंटिक और अपना सिस्टम बनाना चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करे और उसके बाद उनके पेरेंट को एक नोटिफिकेशन जाए। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है। तो वो थिंक करेगा पहले, सोचेगा कि यूजर का गोल क्या है, उसको समझेगा। उसके बाद प्लानिंग करेगा, ब्रेक करेगा कि मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई है। अब उसमें उसकी जाहिर सी बात है, डेटाबेस में उसके स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स पड़े होंगे, उसका नाम क्या है, उसके एग्जाम्स रिजल्ट क्या है, उसकी असाइनमेंट, उसकी प्रेजेंटेशन पॉइंट्स कितनी है, उसकी अटेंडेंस क्या है। तो सारी कुछ परफॉर्मेंस वो सारी डेटा कलेक्ट करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा। उसके बाद डिसाइड करेगा जो चीज़ चाहिए होगी वो डेटाबेस से फेच करेगा। स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए वो डेटाबेस से फेच करेगा। ये सारी कुछ करने के बाद वो ट्रिगर करेगा। ट्रिगर करने के बाद आपको वो रिजल्ट दे देगा। ठीक हो गया। अब ये कंपेरिजन डायग्राम है जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई का, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हमने ये चीज़ें देखी कि पहले ट्रेडिशनल एआई थी, उसके बाद क्या थी, जनरेटिव एआई, मल्टी मॉडल एआई, एजेंटिक एआई। अभी देखें जनरेटिव एआई के पीछे भी एक एलएलएम होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब एजेंटिक है, एजेंटिक सिस्टम जो बनाएंगे हम, उसके पीछे भी एलएलएम होता है।
अब दोनों के पीछे जो एलएलएम काम करता है, तो जनरेटिव एआई से एजेंटिक एआई बेहतर कैसे है या उससे अलग कैसे है, जबकि दोनों चीज तो एक ही यूज कर रहे हैं? कोई जवाब देगा इसका? एनीवन? सर जनरेटिव एआई में तो हम ये करते हैं ना कि हम कोई भी अपना कंटेंट कुछ भी हम क्रिएट करवाते हैं और वो ये सोचने का इसके पास सलाहियत नहीं होती। तो जो एजेंटिक एआई है इसके पास सोचने की सलाहियत होती है, ये पहले सोचता है और फिर करता है। ये फर्क है। फर्क तो ठीक है, मगर वो कैसे करता है? फॉर एग्जांपल देखें ना, चैट जीपीटी से हमने बात की, आपके जीपीटी मॉडल यूज किया, अभी जो एजेंटिक सिस्टम बनाएंगे ना, उसमें भी पीछे से जीपीटी हम यूज करते हैं, वही मॉडल यूज करते हैं, एलएलएम यूज करते हैं। तो जब दोनों काम जो है वो एक ही एलएलएम से ले रहे हैं हम, तो वो जनरेटिव एआई से बेहतर कैसे, अलग कैसे है? ये तो नहीं पता भी। Can I add something in this? जी जी मैम। सर जनरेटिव एआई में हम एक नई चीज क्रिएट कर रहे होते हैं, एक तरह से एक न्यू कंटेंट क्रिएट हो रहा होता है। और एक एजेंटिक एआई में हमें एक साथ हमें अपने काम के लिए हेल्प भी मिल रही होती है। Am I हाँ, right? तो ये बताएंगे? सर ये फर्क हम्म। जरूर है एजेंटिक एआई में कि एजेंटिक एआई जो है वो हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके 10 लोगों का काम वो अकेला कर लेता है। लाइक अगर हमने कोई कॉल सेंटर है और वो लोग भी ये यूज करते हैं एजेंटिक एआई कि उन्होंने अपने एजेंटिक एआई को कमांड दे दी कि इस पर्सन को कॉल करनी है, जब तक ये अटेंड नहीं करता तो वो तब तक कॉल मिलाता रहेगा, जब तक वो अटेंड नहीं कर लेगा ना वो मिलाता ही रहेगा, चाहे उसको 100 दफा मिलानी पड़े। एग्जैक्टली। चलो, ये तो आप जो है ना, सही है आपका जो है ना जवाब सही है, मगर आप जो है ना उसको डिफाइन करिए, उसकी वजह नहीं बता रहे। मैं वजह पूछ रहा हूँ कि वो कैसे। सर सर देखिए, थोड़ा फिर जन ध्यान। आप अपना क्वेश्चन थोड़ा हम्म। सा दोबारा से रिपीट करें फिर। मैं ये कह रहा हूँ कि जनरेटिव एजेंटिक एआई से बेहतर कैसे है, और वो कैसे सर डिफरेंशिएट करता है दोनों को? सर जी जनरेटिव एआई जो काम करते हैं वो ट्रेनिंग डेटा पे काम करते हैं, और एजेंटिक एआई जो है ना वो ऑटोमेटिकली जब हम किसी काम को काम करते हैं वो ऑटोमेटिकली करते हैं, लेकिन हम इसके लिए कहते नहीं है कि ये करो। वो पहले से ऑलरेडी वो फ्री डिफाइन है ना सर। जी जी सर, मगर देखें ना, जब एजेंट क्या है, हम कल के क्लास में हम उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है? कल का क्लास सारा प्रैक्टिकल का है। अब एजेंट क्या है में हम पीछे जीपीटी ही यूज करते हैं, जैसे चैट जीपीटी यूज कर रहा है ना, उसके पीछे जीपीटी एलएलएम यूज कर रहा है। एजेंट क्या है कि पीछे भी हम जीपीटी एलएलएम ही यूज करेंगे, दोनों में एक ही चीज यूज होती है पीछे से। लेकिन सर सर हम देखिए, अगर जनरेटिव एआई जो है वो ट्रेनिंग डेटा पे काम करते हैं ना। जी जी, एजेंट क्या है के पीछे जो एलएलएम हो रहा है वो भी ट्रेन डेटा पे ही काम करता है। चले देखें। अब मैंने जब ट्रेडिशनल एआई के ऊपर आए थे स्लाइड में आया, तो मैंने आपको लिमिटेशन का बताया था, ठीक है? हर एआई के में बार बार मैंने यही रिपीट इस वजह से किया कि आपको वो समझे उस चीज को। मैंने जनरेटिव एआई की लिमिटेशन बताई थी, कोई बताएगा कि लिमिटेशन मैंने क्या बताई थी? सर या उसमें एक मैंने, जनरेटिव एआई की आपने जो लिमिटेशन बताई थी उसमें ये था कि वो टेक्स्ट में हमें रिस्पॉन्ड करता है हम्म, और लिमिटेड होता है। टेक्स्ट और में। जो आपकी जो रीजन है उसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि जनरेटिव एआई है उसको हम अनसुपरवाइज या सुपरवाइज लर्निंग उसमें यूज होती है, लेकिन ये जो एजेंटिक एआई है इसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग इसकी होती है।
पहले ये समझ लें कि जनरेटिव एआई जो स्टेप 2 पे जनरेटिव एआई, स्टेप 3 पे मॉडल मल्टी मॉडल है, ये भी जनरेटिव एआई है। मगर इसमें क्या इन्हेंसमेंट क्या हुई है कि ये जनरेट कर सकता है, इमेज भी जनरेट कर सकता है, ऑडियो भी कर सकता है, वीडियो भी कर सकता है। वो जनरेटिव एआई, ये दोनों सेम ही है, मगर इसकी कैपेबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो गई है। ठीक हो गया कि एक ही मॉडल है। फॉर एग्जाम्पल GPT-3 जो था वो टेक्स्ट जनरेट कर रहा था, अब GPT-4 जो आ गया ना, वो टेक्स्ट भी जनरेट करता है, इमेज भी जनरेट करता है, ऑडियो वीडियो भी करता है। ठीक ओके। है, बाकी दोनों जो है वो जनरेटिव एआई के अंदर आती है। अभी मैंने यहाँ पर एक चीज ऐड की थी कि जो एनहेंस करती है, जो एजेंटिक एआई के अंदर है, वो जनरेटिव एआई की नहीं है, वो था टूल्स। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था इंटरनेट पे सर्च करना, क्या फॉर एग्जांपल उसके पास वो चीज़ नहीं है, इंटरनेट में कुछ भी डेटा है वो नहीं है, वो क्या करेगा, इंटरनेट पे सर्च करेगा। ठीक है, अब जनरेटिव एआई को ऐसी हम कैपेबिलिटी देंगे। फॉर एग्जांपल ये टूल क्या होते हैं, टूल ऐसा समझ लें कि वो एक्सटर्नल कैपेबिलिटी होती है, एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हम इसको जनरेटिव एआई को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एजेंटिक एआई बने। ठीक है, जैसे अभी हम फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मुझे जो है वो ईमेल भेजनी है, मैं उसको कहूँ कि राइट एन ईमेल टू माय बॉस दैट आई विल नॉट कम टुमारो, तो वो क्या करेगा, राइट कर देगा। ठीक है, चैट सिर्फ राइट कर देगा। अगर मैं एजेंट एआई को बोलूँ कि सेंड सेंड एन ईमेल टू माय बॉस दैट आई विल नॉट कम टुमारो इन ऑफिस, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट ईमेल कंपोज भी खुद करेगा, सेंड भी खुद करेगा मेरी बेhalf पर। अब वो कैसे करेगा, उसमें एक टूल यूज होता है जिसे हम जीमेल जो है ना, जीमेल एज अ टूल यूज होते हैं। एजेंट एआई सिस्टम जनरेटिव एआई से इस वजह से अलग है क्यों, वो एक्सटर्नल चीजें को एक्सेस कर सकता है। हम वो कैपेबिलिटी उसको देते हैं कि वो एक्सटर्नल चीजें एक्सेस कर सके ताकि वो गोल अचीव कर सके जो हम उसे दे रहे हैं। यहां तक बात क्लियर है? ओके सर, इसका मतलब ये है कि एजेंटिक एआई में हम उसको एक्सेस देते हैं, जैसे जीमेल है हम उसकी एक्सेस दे देंगे, लेकिन जनरेटिव एआई एक में हम सिंपल उससे टेक्स्ट मतलब अपनी ईमेल ड्राफ्ट करवाएंगे, और एजेंटिक एआई है वो हमारी ईमेल से खुद ही एक्सेस लेके सेंडर पे वो खुद ही सेंड कर देगा उस पर। बिल्कुल सही। अब जनरेटिव एआई को भी आप जो है चैट जीपीटी को भी एक्सेस दे सकते हैं, मगर फिर भी वो काम नहीं करेगा क्योंकि वो उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, उसके पास वो टूल नहीं है। समझ आई बात? वो एजेंटिक एआई में हम टूल खुद से उसको देते हैं कि भाई ये टूल यूज करो, और ये टूल यूज करते हुए ईमेल करो। या अगर फॉर एग्जांपल कोई भी फ्लाइट बुक करनी है तो वो क्या करेंगे, हम उसको पेमेंट गेटवे देंगे कि भाई ये पेमेंट गेटवे, इसको यूज करते हुए ये पेमेंट क्रेडेंशियल से, क्रेडिट कार्ड की डिटेल से, ये जो है ना वो ये यूज करके वो क्या कर दो, मेरे लिए एक टिकट बुक कर दो। वो खुद ही चेक करेगा कि वो चीप टिकट्स कौन सी है, चीप फ्लाइट कौन सी है, कौन कौन सी फ्लाइट जो है वो जल्दी जा रही है, किस डेट पे जा रही है, वो खुद ही बुकिंग करेगा, वो सारी चीजें रिसर्च वगैरह वो खुद ही करेगा। तो उसको कहते हैं हम एजेंट किया है। अब यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है जनरेटिव एआई का, कि वो कंटेंट क्रिएट करता है बेस्ड ऑन ट्रेनिंग डेटा। कंटेंट में क्या क्या आ जाता है, आपका टेक्स्ट आ जाता है, वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ फाइल हो गए, ये सारे कुछ आपके कंटेंट में आ जाते हैं, वो सारी आपको जनरेट करके देता है। अब एजेंट क्या क्या करता है, बिल्ड ऑटोनोमस सिस्टम टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। ठीक है, तो वो गोल अचीव करने के लिए सिस्टम जो है वो काम करता है, जो आपने जो चीजें आपको आपने उसको एक्सेस दी है जिस चीजों को। ट्रिगर मैकेनिज्म रिक्वायर स्पेसिफिक डिटेल स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम। ठीक है, तो जनरेटिव वेब से आप कुछ भी काम करने से लेना है आपने, फॉर एग्जांपल कि आपने रिसर्च पेपर बनाना है, आपने कोई रिपोर्ट बनानी है, तो आपको उसको डिटेल में वो चीज़ें बतानी पड़ेगी कि मुझे डिटेल जो रिपोर्ट है वो किस चीज़ पे बनानी है। कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक हो सकता है, उसमें आप डिटेल में प्रॉम्प्ट देंगे तो आपको वो बना के देगा। और ये एजेंट क्या रिक्वायर करता है, हाई लेवल गोल। आपका हाई लेवल गोल कौन सा है? ठीक है, अब बहुत सारे एग्जाम्पल है अभी के लिए। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा यूट्यूब एआई ऑटोमेशन। ठीक है, तो वो ऑटोमेट के सिस्टम कैसे काम करता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक एजेंटिक सिस्टम बनाया हुआ है, वो क्या करेगा, वो आपका
आपने उसको टॉपिक दिए होंगे या नहीं दिए, तो उसको कहेंगे कि इस टॉपिक पर आप जो है वीडियो बनाओ। वो टेक्स्ट भी खुद प्रॉम्प्ट जो है खुद ही बनाएगा। उस प्रॉम्प्ट के बाद वो क्या करेगा, उसको इमेज में कन्वर्ट कर देगा। इमेज कन्वर्ट करने के बाद वो वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। वीडियो कन्वर्ट करने के बाद उसको एडिटिंग में जाएगा। अब एडिटिंग के लिए एक्सटर्नल चीज़ें, तो वो क्या करेगा, केनवा के नाम से एक टूल होगा, केनवा वो टूल यूज़ करेगा। उसके बाद क्या करेगा, यूट्यूब में अपलोड करना है तो यूट्यूब के नाम से एक टूल होगा, यूट्यूब में जाकर उसको कनेक्ट कर देगा, क्रेडेंशियल्स उसको देगा। तो वो क्या करेगा, फिर उसी चैनल पर जाकर वो वीडियो अपलोड कर देगा। और आप जो है उसको ऐसा कह सकते हैं कि डेली जो है वो 5 बजे, 5 बजे एक एक वीडियो जो है वो अपलोड होना चाहिए। और आप घर बैठे आराम से काम कर रहे हैं चीजें। पीछे आपको जो है एजेंट क्या है, एआई जो है आपका काम कर रहा है। और इसमें आपको जीरो कोडिंग चाहिए होती है, जीरो कोडिंग। उसके बाद क्या, कोर टेक्नोलॉजी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एलएलएम। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम्स क्या होते हैं, एक मॉडल्स होते हैं जो जो आप देख रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी, चैट जीपीटी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एक इंटरफेस है। इसके पीछे जो काम करता है उसे हम कहते थे एलएलएम। आपने एलएलएम का नाम सुना होगा, जैसे GPT 4.0, ओपस 4.8, GPT 4.5, डाली इमेज के लिए यूज होता है। लामा सुना होगा आपने, येमा सुना होगा। काफी जो है एलएलएम है, हर चीज, हर एलएलएम का अलग अलग अपना एक काम होता है। एजेंट क्या है, क्या री इन्फोर्समेंट लर्निंग, ये एक मशीन लर्निंग का टाइप है। मल्टी एजेंटिक फ्रेमवर्क, मल्टी एजेंट फ्रेमवर्क क्या होते हैं वो अभी हम आज डिस्कस करेंगे, और कल के प्रैक्टिकल में एक हम फ्रेमवर्क पे काम करेंगे। अब रियल वर्ल्ड में एग्जांपल क्या है कि जनरेटिव एआई में कोई भी आप चीज, अपनी जो आइडिया वो उसको दे देते हैं। जनरेट एन इमेज ऑफ फ्लाइंग पिंक हॉर्स। ठीक है, तो एक जो है वो पिंक कलर का घोड़ा जो है वो आसमान में उड़ता हुआ, उसकी इमेज बना के दो। अब एजेंडे क्या है कि कहाँ पर काम आ सकता है, रिसर्च के लिए। आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, उस पर आप काम कर सकते हैं। आप बुक के लिए एक ऑथर ही हैं, फॉर एग्जांपल आप उसको कहेंगे कि एक एजेंटिक सिस्टम बनाएंगे, जिसमें आप कहेंगे कि उसका, ये मेरा आइडिया है बुक का, उसका टाइटल लिखो, उसका कवर इमेज बनाओ, उसका कंटेंट लिखो, और जब बन जाए तो मुझे बता दो या मेरी ईमेल पे सेंड कर दो। ठीक है, तो आप ऐसा भी बना सकते हैं। या लिखा हुआ पे फॉर माई फ्लाइट फ्रॉम सर्च टू पेमेंट, तो मेरी फ्लाइट की जो है वो पहले सर्च करो और उसके बाद उसकी पेमेंट कर दो। तो ये चीजें आप जो है एजेंट क्या है इससे आसानी बना सकते हैं। अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इन दोनों का, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि जनरेटिव एआई को आप समझे एक स्टूडेंट है, और एजेंटिक एआई को आप समझे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, जैसे ऑफिस असिस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब जनरेटिव एआई क्या करती है, फॉलो इंस्ट्रक्शन परफेक्टली, वो आपकी जो है ना इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही काम करती है, उसके अलावा काम नहीं करती। जो आप कहेंगे उसका आउटपुट आपको देगी। स्टूडेंट भी ऐसे ही करते हैं, वेट फॉर द टीचर एग्जैक्ट कमांड। ठीक है, जैसे आपको टीचर कहेंगे आप वैसा ही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल टीचर जो है बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, कुछ भी लिखा रहे हैं, जाहिर सी बात है आप लिखेंगे। अब ऐसा नहीं कि आप पढ़ेंगे वैसे। तो जैसे आप टीचर कहते हैं उस तरह से काम करते हैं, काम करेंगे। तो जनरेटिव एआई भी ऐसे ही काम करती है, जैसे आप उसको कहेंगे वैसे ही आपको आउटपुट देगी। डज नॉट एक्ट आउट ऑफ पैरामीटर ऑफ इमेजन फ्रॉम। ठीक है, तो जैसे कि एआई भी ऐसे ही काम करती है कि वो अपने पैरामीटर अपना के अलावा जो है काम नहीं करती। इसी तरह से स्टूडेंट बेस होते हैं, लेक ऑफ इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव, तो खुद से कोई भी स्टूडेंट फैसला नहीं ले सकता, जैसा टीचर कहते हैं वैसे करते हैं। तो एआई भी ऐसे ही, जनरेटिव एआई भी ऐसे ही काम करती है। ऑन द अदर हैंड अगर आप जनरेटिव एआई के ऊपर आए, तो वो काम करती है एज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। कैसे काम करती है, अंडरस्टैंड द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, क्रिएट पर्सनल स्ट्रेटजी, कोऑर्डिनेट मल्टीपल रिसोर्स इंडिपेंडेंट, कंप्लीट द फुल वर्क फ्लो विद मिनिमल ओवरसाइट। ठीक है, तो जैसे असिस्टेंट होती है वो आपको सारा कुछ संभालती है, वो आपके जो भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज है उसको मैनेज करती है, जैसे एचआर हो गया या दूसरी चीजें हो गई, वो सारा कुछ खुद ही मैनेज करती है। या आपके मीटिंग स्केड्यूल्स हो गए, वो सारा कुछ हैंडल करती है। आपके खाने के ऊपर कि आपको खाना कैसे है, कहाँ जाना है, कब जाना है, किससे बात करनी है, वो सारा कुछ आपको वो मैनेज कर लेती है। अब यहाँ इंटरनली चेक करेंगे, इंटरनली वो काम कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कि अगर आप एजेंटिक सिस्टम बनाएंगे तो कुछ चीज़ें उसको चाहिए होती है, जैसे आपने उसको प्रोवाइड करनी होती है। या अगर आप उसको नहीं देते तो वो खुद ही वो चेक करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो वो पास मेमोरी में जाकर वो आपकी इन्फॉर्मेशन चेक करेगी, अगर होगी तो वहां से ले लेगी, अगर नहीं होगी तो आपसे वो पूछ लेगी।
इसी तरीके से उसके पास डेटाबेस का एक्सेस होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल या एंटरप्राइज ए सिस्टम बना रहे हैं, तो उसी के ऊपर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी एक कंपनी है बड़ी इंटरप्राइज, तो वहां पर क्या करें आप, इन्हें एक चैटबॉट बनाया हुआ है, ठीक है, चैटबॉट बनाया हुआ है। अब कोई भी कस्टमर है क्यूरी करता है तो आपका चैटबॉट उस हिसाब से उसको जवाब दे देता है। ठीक है, अब उसको क्या कैसे पता होता है कि मुझे कैसे जवाब देना है, किस जो भी अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम आ रही है उनके पास, आपके पास शॉपिफाई का एक स्टोर है, ठीक है, तो आपसे वो पूछ रहा है कि मुझे जो जो है ना ये ड्रेस चाहिए और आपके पास वो स्टॉक में नहीं है, तो वो एआई क्या देता है कि वो अभी स्टॉक में नहीं है, वो तीसरे दिन जो है वो स्टॉक में आ जाएगी। अब उसको कैसे पता हुआ, पता चला कि जो है वो तीसरे दिन आ जाएगी। ठीक है, तो उसको क्या होता है, उसके पास जो है हमारे पास डेटा होती है, डेटाबेस की एक्सेस होती है, एपीआई की एक्सेस होती है, बीच में कॉन्टेक्स्ट भी होता है। डेटाबेस का एक्सेस है कि वो चेक करेगा डेटाबेस में क्या इस नाम से कोई ड्रेस पड़ी है नहीं पड़ी है, कॉन्टेक्स्ट में चेक करेगा कि क्या इसका कोई कॉन्टेक्स्ट है। अब ये चीज़ें जो हैं हम वो खुद भी पढ़ेंगे करेंगे भी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि एक्चुअली काम कैसे करता है, एजेंट क्या है। उसके बाद रीजनिंग करेगा, मल्टी स्टेप रीजनिंग करेगा बेस्ड ऑन रिट्राइव डेटा, कि उसके पास कौन कौन सी डेटा पड़ी हुई है, रीजनिंग करेगा, थिंकिंग करेगा। उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट में वो उसके देखेगा कि उसके पास कौन कौन से एक्सटर्नल टूल्स पड़े, जिसकी अभी हमने बात की कि एक्सटर्नल टूल्स क्या होते हैं। टूल्स में बुकिंग सिस्टम हो गया, कोड एडिटर्स हो गया या ईमेल्स हो गए, ये टूल्स पड़े हैं उनके पास। ठीक है, उसके बाद वो चेक करेगा, एवेल्यूट करेगा, चेक इफ द एक्शन मूव क्लोजर टू द गोल, कि वो क्या गोल के करीब आ गया नहीं आ गया। ठीक, और ये जो है वो एक लूप में चलेगा जब तक कि वो टास्क कंप्लीट ना हो जाए। वो बीच में खुद ही वो डिसाइड करेगा वो चीज़ें कि जिसकी अगर फॉर एग्जांपल उसकी डेटा मिसिंग है, तो वो क्या करेगा, फिर से वो यूज़र से पूछेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये आपकी मिसिंग है, तो यूज़र को देगा, फिर से वो रीजनिंग करेगा, उसके बाद जो है प्लानिंग करेगा, एक्सिक्यूट करेगा, इवेल्यूट करेगा। ठीक है, तो जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा वो आपको आउटपुट दे देगा, या एज ए चैटबॉट में आप देखेंगे तो उसको आपको एक आउटपुट आ जाएगा। अच्छा, कमर्शियल एजेंसी ऑफ ऑटोनॉमी 75%। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि अ, एक कॉर्पोरेट जॉब में बॉस को क्या चाहिए होता है एम्प्लॉय एम्प्लॉय से, वो क्या कर एक्सपेक्ट क्या करता है एम्प्लॉय से। एनीवन, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, सर ठीक। रिपीट क्वेश्चन। मैं ये कह रहा था कि कॉर्पोरेट जॉब में या कोई भी ऑफिस जॉब, एज आप देख लें कि आप बैंक में काम कर रहे हैं या किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको सैलरी किस बात की मिलती है? एक्सक्यूज मी सर। हम्म। जी जी। सर आई थिंक एक बॉस अपने एम्प्लॉय से यही एक्सपेक्ट करता है कि वो ऑनेस्ट हो, अपना काम वक्त पर कर ले, उसमें काफी स्किल्स हों और पैशनेट हो अपना काम करने के लिए। बिल्कुल सही। उसी के साथ जो है, अब एज अ मैं जो है ना जॉब करता हूँ, ठीक है, तो मेरा जो टीम लीड है वो हमेशा मुझे ये कहता है कि आपने ना जल्दी से जल्दी ये काम करना है, और इसमें कोई बग्स वगैरह भी ना हो, कुछ मसले भी ना हो, जल्दी से हो जाए। ठीक है, हर कोई ऐसे ही एक्सपेक्ट करता है। सही बात है। यस सर।
अच्छा, आप आपको ये भी पता होगा कि जाहिर सी बात है कि एज ए ह्यूमन हमसे गलतियां होती हैं। गलतियां होती हैं, हम कभी गलती करते हैं, टाइम पे नहीं आते, छुट्टियां लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, ठीक है। मगर एआई ऐसा काम नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है, ना उसकी छुट्टियां होती है, ना ही वो बीमार पड़ता है। वो एज कम्पेयर टू ह्यूमन वो जल्दी काम करता है, हाई एफिशिएंसी काम करता है, और उसकी जो है वो ऑटोमेशन वो बेटर होती है टाइम के साथ। ठीक है, तो इस वजह से अब 75% इंटरप्राइजेस यूज कर रही हैं एजेंटिक ए आई एजेंट्स वर्कफ्लो। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या कर दिया है कि हर चीज के लिए ए आई एजेंट्स यूज कर लिए उन्होंने। मार्केटिंग के लिए एजेंटिक ए आई वर्कफ्लो बना दिया है कि वो मार्केटिंग टीम संभालेंगी। एसईओ के लिए एक अलग जो एजेंटिक वर्कफ्लो बनाया हुआ है। ठीक है, तो अभी तक जो है ना, जैसे कि जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वो लोग एआई यूज कर रहे हैं, मगर जाहिर सी बात है ये चीजें बनाने के लिए उनके पास भी अ, लोग चाहिए होंगे। ठीक है, लोग चाहिए होंगे जिसको ये काम आता भी हो, जो ये बनाना समझते हो। ठीक है, तो ये सिर्फ जो आप एजेंटिक एआई पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनको प्रोग्रामिंग आती है। ये अभी के लिए हर फील्ड के लोगों के लिए। आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री से हो, चाहे किसी भी फील्ड से हो, वो हर जो फील्ड है उसी में आप एजेंटिक एआई यूज कर सकते हैं, और उसमें आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फ्यूचर है। यही फ्यूचर है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल नहीं पढ़ेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे दूसरों से। अब कुछ एग्जांपल के मुख्तलिफ फील्ड्स में वो कैसे कैसे काम कर सकता है। एंटरप्राइज ऑटोमेशन एंड कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सर्विस में एजेंटिक वर्कफ्लो कैसे काम करता है? रिजॉल्व कस्टमर क्यूरीज डायनामिकली बाय एनालाइजिंग द डेटाबेस। अब जो पहले चैटबॉट बनते थे, चलो पहले चैटबॉट ट्रेडिशनल चैटबॉट का बता दूं मैं। काफी टाइम पहले मैंने ट्रेडिशनल चैटबॉट बनाया था। उसमें क्या किया था मैंने, अगर आप में से कोई प्रोग्रामिंग फील्ड से हो तो मैं भी ये जानता था, जानता हूँ कि मैंने बनाया था एक चैटबॉट बनाया था वो इफ कंडीशन के ऊपर। कि फॉर एग्जांपल कस्टमर की क्यूरी है, उसमें अगर कोई भी ऐसा वर्ड आ जाए, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम आ जाए, तो उसको क्या कर दे, उसको ये रिप्लाई कर दे। अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर ने क्यूरी की, उसमें अर्जेंट वर्ड आ रहा है, तो उसको क्या कर दे, रिस्पॉन्स ये रिस्पॉन्स कर दे। ठीक है, तो ये एक मैंने क्या किया था, ये डायनामिक नहीं था, ये ट्रेडिशनल एआई था, जिसमें प्री डिफाइंड रूल के साथ मैंने एक एआई सिस्टम, एआई चैटबॉट बनाया हुआ था। मगर अभी के लिए क्या है, अभी के देखेंगे आप कि एजेंटिक कैपेबिलिटी क्या है, वो डिटेक्ट करता है ह्यूमन सेंटीमेंट। कि आप गुस्से में ही आप जो है वो सजेशन दे रहे हैं, आप जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, या आप अपना जो है वो वेटिंग में ही। तो वो एनालाइज करेगा आपकी सेंटिमेंटल, आपके टेक्स्ट के हिसाब से वो, और फिर क्या करेगा, पर्सनलाइज रिस्पॉन्स बना के देगा आपको। ठीक है, जो भी उसके पास डेटा है उसी हिसाब से वो आपको एक पर्सनल रिस्पॉन्स बना के देगा रियल टाइम में। मतलब जैसे कि आप चैट जीपीटी को जल्दी टेक्स्ट करते हैं तो उसी वक्त आपको रिस्पॉन्स आ जाता है। ऐसा नहीं होता 1 घंटे के बाद या 20 मिनट के बाद जो है सोचे और उसके बाद राइट कर, नहीं, उसी वक्त आपको आ जाता है। उसको कहते हैं रियल टाइम डेटा। इन ऑटोमेटिकली रन फ्रॉम द इंटरेक्शन विदाउट ह्यूमन इनपुट। जैसे जैसे कि ये चैटबॉट ये पुराना होता जाएगा, लोग उससे बात करेंगे, वो उन चीज़ों में सीखेगा। वो देखेगा कि कॉमन क्यूरीज कौन कौन सी आ रही है और उसको रिजोल्व कैसे करे उसको। फॉर एग्जाम्पल मैं रिस्पॉन्स करता हूँ तो ह्यूमन का जो रिस्पॉन्स क्या आता है, तो वो उस हिसाब से खुद को क्या करता है, उसको बेहतर बनाता है। अब इंटरप्राइज आईटी में क्या है, ऑटोमेशन आईटी वर्कफ्लो। अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज सीक्वेंस प्लान्स रेजोल्यूशन टास्क अडेप्ट टू चेंजिंग टेक्निकल कंडीशन रियल टाइम। जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक कंपनी एंटरप्राइज, तो वहां पर आपने क्या किया है कि मार्केटिंग टीम अलग उन्होंने बनाई है, एसईओ की अलग बनाई है। तो ये भी ऐसे ही है, फॉर एग्जांपल कोई भी टास्क है वो प्लानिंग करेगा, प्रोसेस करेगा, अडॉप्ट करेगा, उसके बाद रिजॉल्व कर देगा, ये टास्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही हेल्थ केयर में क्या है कि प्रोवाइड्स एम्पैथिक प्रोएक्टिव पेशेंट सपोर्ट, मॉनिटर वाइटल ब्लड शुगर। ठीक है, वो सारी चीजें आपको वो एजेंटिक एआई आपको संभाल देता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जब से एजेंटिक एआई है तो क्या डॉक्टर रिप्लेस हो गए? नहीं, कोई भी रिप्लेस नहीं हो गया है, मगर इसको क्या किया, ये डॉक्टर के लिए आसान कर दिया है। कि फॉर एग्जांपल जो है आप ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं कि अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो वो रिपोर्ट उसको प्रोवाइड करेगा, वो एआई खुद ही एनालाइज करेगा सारी चीज़ें, वो
डॉक्टर का एज अ रिस्पॉन्स जो उन्होंने दिया था वो बना के आपको देगा, बता देगा। या ये जो है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स जो है वो डॉक्टर के पास भेजेगा, और डॉक्टर जो है वो अप्रूव करेगा कि ये रिस्पॉन्स सही है, ये जाना चाहिए, तो ठीक। क्योंकि उसी को बेहतर पता होगा कि ये चीज़ें असल में कैसे काम करेंगी। एआई तो बेसिकली ट्रेन है उसी डेटा के ऊपर। मगर कोई ऐसी, फॉर एग्जांपल, अगर ऐसी बीमारी आ जाती है, एक ऐसा वायरस आ जाता है जिसको एआई का पता ही नहीं, क्योंकि वो उस पर ट्रेनिंग नहीं हुआ, तो वो फिर कैसे काम करेगा? फिर तो काम नहीं करेगा, यहाँ फेल हो जाएगा। वहां पर डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, साइंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी उसको एनालाइज करने के लिए। एआई तो नहीं कर सकता ना खुद। ठीक है, तो वो रिप्लेस नहीं करता, वो आपकी जो है ना मदद करता है। तो आप कोशिश करें कि आप उससे मदद लें। इसी तरीके से मैन्युफैक्चर कंपनीज में जो भी ऑटोनोमस मॉनिटर मशीनरी प्रोडक्ट सिस्टम फेल्यूर बिफोर हैपनिंग एंड एडजस्ट प्रोडक्शन शेड्यूल मिनिमाइज। तो जैसी तरीके से अभी हम देखते हैं कि प्रोडक्शन कैसे होती है, कि फॉर एग्जांपल अभी मौसम क्या है। ठीक है, अभी मौसम कौन सी चल रही है, फॉर एग्जांपल अभी मैं इस वक्त लाड़काना में रहता हूँ। ठीक है, अगर मैं पूछूं चैट जीपीटी से कि इस वक्त मुझे बताओ कि लाड़काना में टेम्परेचर क्या चल रहा है, तो वो मुझे उसी वक्त बताएगा। अभी ये कैपेबिलिटी उसके पास कैसे आई? उसके पास एक टूल है। वो टूल कौन सा यूज करता है? वेदर, वेदर रिपोर्ट या वेदर के नाम से एक टूल होता है, तो वो उसको कॉल करेगा। ठीक है, अब ये जो है कैपेबिलिटी अगर आप एजेंटिक एआई को देंगे तो वो आपको ना जल्दी बताएगा। फॉर एग्जांपल कि कल के मौसम में इतना खतरा है, या कल की मौसम ये होने वाली है। इसी तरीके से अगर मैन्युफैक्चर में आएंगे तो वो चीज़ें आपको, जो भी फेलियर होगी या जो भी डिफेक्टेड पीस होगा, वो आपको होने से पहले आपको बता देगा कि ये मसला आ रहा है, तो मैं भी जो है वो प्रोडक्ट डिफेक्टेड बन जाए। इस तरीके से फाइनेंस में होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है फाइनेंस के ऊपर। ठीक है, इसी तरह साइबर सिक्योरिटी में इसी तरीके से होती है। साइबर सिक्योरिटी में क्या करती है कि वो रिस्क एनालिसिस करती है, डिटेक्ट एनोमली ऑटोनस। अब यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है ना, ये नॉन टेक्निकल फील्ड वालों के लिए ही है। ठीक है, इसमें कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें किसी में कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि एजेंट ये सिस्टम काम कैसे करता है। आपको अगर कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो कोई मसला नहीं है आपके लिए, आप ये सारे कुछ कर सकते हैं, और उसमें हजारों जॉब्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि साइबर सिक्योरिटी के साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी ऐसी फील्ड है, जैसे रिस्क एनालिस्ट हो गया, सिक्योरिटी ऑपरेशंस हो गई, कंप्लाइंस एनालिस्ट हो गई। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जो नॉन टेक्निकल है, उसको टेक्निकल उसको कोडिंग नहीं आनी चाहिए। आती है तो बेहतर है, मगर वो नॉन टेक्निकल या नॉन कोडिंग वाले जॉब कर सकते हैं वो। अब यहाँ पर जो ये है वो है एजेंटिक स्टेक है। ठीक, अच्छा, यहाँ तक कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, तो हम आगे चलें। कभी कभार मैं अपने फ्लो में आ जाता हूँ ना, तो वो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज इंटरप्ट मी। अच्छा, यहाँ पर देखें कि एजेंट्स काम कैसे करता है। तो आप अगर नीचे नीचे से देखें कि लैंग्वेज मॉडल होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज मॉडल हो गए। लैंग्वेज मॉडल कौन से होते हैं? एलएलएम, जिसकी हमने बात की कि अपना जीपीटी हो गया, जीपीटी 4.0 हो गया, क्लोड का ओपस हो गया। ठीक है, गूगल का जेमिनाई हो गया, ये सारे मॉडल हैं। उसके बाद ऑर्केस्ट्रेशन लेयर जो है मुख्तलिफ एजेंटिक अपना ए एजेंट्स को काम करते हैं साथ में। उसके बाद मेमोरीज और एपीआई होती हैं कि उसके पास जो है वो एक मेमोरी होनी चाहिए, जो भी काम किया है उस वो अपने पास सेव कर लेते हैं, ताकि आगे जो दूसरा काम चले उसमें आसानी हो कि कैसे कैसे काम किया था। उसके बाद एक्सटर्नल टूल्स की एपीआईज होती हैं। उसके बाद जो है वो टॉप लेयर पर एजेंट्स होते हैं। ठीक है, एजेंट्स क्या करते हैं कि रीजनिंग करते हैं, एक्सप्रेस ऑटोनोमली, क्योंकि काम ही वो करते हैं। मेमोरीज एपीआई सेंस करती हैं कि पास डेटा कौन सी है और एक्सटर्नल कौन टूल्स कौन से। ऑर्केस्ट्रेशन लेयर्स में क्या होता है कि कोऑर्डिनेट करते हैं मुख्तलिफ एजेंट्स आपस में, कि उसमें उन्होंने जो है डिवाइड किया होता है काम, कि एक जो है वो रिसर्च करेगा, दूसरा प्लानिंग करेगा। ठीक है, तो वो आपस में काम कर लेते हैं।
वो जो लैंग्वेज मॉडल एलएलएम होता है वो बेसिकली एक ब्रेन होता है एजेंटिक एआई का, जो सारा कुछ संभालता है, जो सारी चीजें जहाँ से प्रोसेस होती है। अब आती है फ्रेमवर्क की। ठीक है, हमने यहाँ तक जो भी डिस्कशन की थी वो एजेंटिक एआई की डिस्कशन की थी। अभी हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे कि उस एजेंटिक एआई सिस्टम को या उस वर्क फ्लो को कैसे बनाएं। अब जब मैं वर्क फ्लो की बात कर रहा हूँ, वर्क फ्लो मतलब ये ऐसा है कि एजेंटिक एआई का एक वर्क फ्लो मतलब ये होता है, सिस्टम बनाना होता है कि एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो कोई एक गोल को अचीव करे। ठीक है, उसको वर्क फ्लो बोलते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ फ्रेमवर्क होते हैं जिसके थ्रू आप वर्क फ्लो बना सकते हैं। सबसे पहले होता है LangChain। LangChain भी एक मॉडल फ्रेमवर्क है जिसमें आप चेनिंग के थ्रू कोई भी एजेंट के सिस्टम बनाते हैं कि वो चेनिंग के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं। एक का इनपुट, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट होता है। ठीक है, अब उसका बेस्ट यूज कौन सा है कि वो रिसर्च एजेंट्स बना सकते हैं उसमें, जो डेटा को रिट्रीव कर सकें। वो सर, आर यू देयर? जी जी, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं अभी कोई स्क्रीन शेयर बात कर नहीं। देता हूँ। ठीक है सर, हम वाइंड अप कर सकते हैं विद इन 5 to 10 minutes, जी जी, इफ यू डोंट ठीक है। माइंड। अब जी जी मैम, अभी ये लास्ट स्लाइड है। ठीक है, तो मुख्तलिफ हमारे पास फ्रेमवर्क्स होते हैं जो मुख्तलिफ काम के लिए हमारे पास होती है। आप एक ही काम कर सकते हैं मगर उसका बेस्ट यूज होता है कोई स्पेसिफिक चीज़। तो ऑटो चेंज जो है माइक्रोसॉफ्ट वालों का फ्रेमवर्क है एजेंट के एआई बनाने के लिए। उस वो किसके लिए यूज होता है कि अगर आप कोई प्लानर कर रहे हैं या कोडिंग का काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप कर सकते हैं। क्यूए जो है वो कॉम्प्लेक्स मल्टीटास्किंग के लिए होता है। ठीक है, ये तीन जो है वो फ्रेमवर्क है। अब देखते हैं कि मल्टी एजेंट फ्रेमवर्क काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल एक ऐसा एजेंट बना रहे हैं जो रिसर्च के लिए हमें चाहिए होता है, वो क्या करेगा? सबसे पहले रिसर्चर एक एलएलएम आएगा। ठीक है, वो क्या करेगा? वो गैदर करेगा डेटा क्यूरीज एपीआई से, मुख्तलिफ जगहों से। वो क्या करेगा? डेटा एनालाइज करेगा। उसके बाद जो है वो लॉजिक को देगा। लॉजिक क्या करेगा? यहाँ प्लानर क्या करेगा? वो एनालाइज करेगा और जो भी रिसर्च थी उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ें चेक करेगा। अगर कोई एरर या कोई मसला हो तो उसको फिक्स कर देगा। वो चीज़ें करने के बाद वो एग्जीक्यूटर को आएगा। अब एग्जीक्यूटर वो फाइनल कोड उसका लिखेगा कि आप क्या बना रहे हैं, चाहे वो आप ईमेल बना रहे हो या कोई ऐसा सिस्टम बना रहे हो। तो वो क्या करेगा? वो सारी चीज़ें उसको एक साथ कर देगा और फाइनल में आपको एक आउटपुट देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब वनरेबिलिटीज ऑफ ऑटोनॉमी। ठीक है, तो एजेंटिक एआई की भी जो है ना वनरेबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे कि अभी हमने कुछ टाइम पहले बात की थी ना कि अगर ऐसी कोई चीज आ जाए फ्यूचर वाली जो एआई के पास नहीं हो या उस पर ट्रेन नहीं हुआ हो या वो इंटरनेट पे नहीं हो, तो वो क्या करेगा? उस चीज में क्या है, वो फेल हो जाएगा। जैसे हम वायरस की बात की, वो वायरस की अभी जब न्यू आया है, ठीक है, न्यू वायरस आया है, उसको कोई पता ही नहीं, ना इंटरनेट पे डेटा पड़ी है ना कुछ भी पड़ी है। तो उस हिसाब से वो क्या करेगा? वो फेल हो जाएगा वहां पर। तो इस सूरत में क्या होता है, कभी कभी एआई जो है वो हेल्यूसिनेशन में चला जाता है, वो आपको गलत जो है वो डेटा दे देता है। उसके बाद जो है वो अच्छा, जो अगर डेटा जो है वो एक तरफ उसको दी गई है, ठीक है, तो बायस भी हो सकता है ट्रेनिंग डेटा के बायस को। तो वो भी आपने चेक करना होता है कि अगर आप कोई भी
जो चैट बोर्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं। बेसिकली फाइन ट्यूनिंग करते हुए अगर आप उसको कोई भी डेटा, ऐसा डेटा दें कि वो एक चीज की तरफदारी करे दूसरे की नहीं, तो इसमें वो बायस हो सकता है। दूसरा रिस्क है अनइंटेंडेड एक्शंस, द डेंजर ऑफ ओवरस्टेपिंग बाउंड्स, एग्जांपल एन एजेंट डिसाइडिंग ऑटोनोमसली टू प्रिसाइज मेडिकेशन इंस्टेड ऑफ जस्ट ट्रिगरिंग द फीवर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो रिस्क में तीन चीजें जो है अभी यहाँ पर, इससे ज्यादा है, वनरेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, मगर यहाँ पर जो तीन लिखी गई हैं उन चीजें, ये चीजें हो सकती हैं। तो आपने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें ये चीजें ना हो। ठीक है, ये सेम चीजें हैं, ये थोड़ा उसको हम पढ़ लेते हैं। तो बॉटम लेयर में हमने देखा था कि बॉटम लेयर में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एलएलएम होते हैं, जैसे चैटजीपीटी, क्लाउड हो गया, जेमिनी। उसके बाद मिडिल लेयर में हमारा एजेंटिक ओवरफ्लो होता है, जिसे हम जो है लैंगचेन ऑटोजेनी क्यू के साथ बना सकते हैं। ठीक है, एजेंटिक सिस्टम बना सकते हैं, वर्कफ्लो बना सकते हैं। उसके टॉप लेयर में क्या होता है कि टॉप लेयर में आपका एक ऑटोनोमस सिस्टम बन जाता है। इसको बनाने के लिए आप काफी टूल्स भी ऐसे भी होते हैं, जैसे एन एट एन जो है टूल है, वो आपको वर्कफ्लो बना के देता है, ठीक है, जीरो कोडिंग के साथ। वो चीजें आप कोई काम कर सकते हैं। अब ये लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे न्यू रूल्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, एजेंटिक एआई प्रेजेंट्स है पैराडाइम फ्रॉम शिफ्ट जनरेशन टू एग्जीक्यूशन, थिंकिंग, प्लानिंग एंड एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो एजेंटिक के हमने स्टार्टिंग में देखा था कि वो कैसे शिफ्ट हो गया जनरेशन, टेक्स्ट अपना जनरेटिव एआई से एजेंटिक एआई के तो शिफ्ट कैसे आया था। ठीक है, दूसरा जो है रिप्लेस सिंगल प्रॉम्प्ट मॉडल विद कंटिन्यूअस थिंक प्लान एक्ट, कॉग्निटिव लूप। तो कॉग्निटिव लूप हमने देखा था कि वो क्या करता है कि अभी अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई भी मॉडल यूज किया हो, चैट जीपीटी का या दूसरा एलएलएम का, तो उसमें एक और होता है, फंक्शन होती है या फंक्शनल कह लें, वो होती है थिंकिंग। तो थिंकिंग मॉडल भी होती है, वो अगर आप वो करेंगे तो वो क्या करेगा, वो प्रिसाइजली वो थिंक करेगा, जो भी आप टास्क देंगे उसको वो पहले थिंक करेगा कि मुझे वो किस तरह से अचीव करना है, या यूजर को मुझे किस तरह से आउटपुट देना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से एजेंट में भी हम ये दे सकते हैं कैपेबिलिटी कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी टास्क करवाना चाह रहे हैं, तो हम पहले एक एजेंट बनाएंगे जो थिंक करेगा, उसके बाद वो प्लानिंग करेगा, उसके बाद वो एक्ट करेगा। तीसरा फ्रेमवर्क में हमने देखा कि जो एजेंटिक सिस्टम्स है वो हम किस तरह से बना सकते हैं। लैंगचेन है और ऑटोचेन है, माइक्रोसॉफ्ट और एंड क्यू है, तो ये हमारे पास अब इससे ज़्यादा भी है। लामा इंडेक्स है, स्मॉल एजेंट है, ये बहुत सारे जो है वो फ्रेमवर्क है, मगर यहाँ पर टॉप थ्री जो है वो मोस्ट पॉपुलर एजेंटिक एआई फ्रेमवर्क है। उसके बाद हमने देखा कि 75% इंटरप्राइज अभी जो है वो एआई वर्कफ्लो यूज कर रही हैं, जो हर ऑलमोस्ट सारी जो कंपनीज में या कह लें कि सारी जो है वो फील्ड्स में काम कर रही हैं। ठीक हो गया, अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो पूछ सकता है। सर इसमें ये 989 एंड वाइब कोडिंग ये क्या है सर? एन एट एन एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एटोनमस एआई एजेंट वर्कफ्लो हम बना सकते हैं। उसमें एजेंट एआई एजेंट एक वर्कफ्लो बनाते हैं हम, कि जैसे कि अभी मैं बात की थी ना कि मुझे ईमेल अपनी क्या करनी है, ईमेल राइट करनी है। जब यहाँ पर देखिए अभी जो हमने वर्कफ्लो जो फ्रेमवर्क के लिंक चेन हम कल पढ़ेंगे, कल के क्लास में हम वो प्रैक्टिकल देखेंगे। अब ये जो है इसमें थोड़ी कोडिंग होती है, ठीक है। अब जो एन एट एन बता रहा हूँ ना, वो क्या होते हैं, वो ड्रैग एंड ड्रॉप होते हैं। क्या करेंगे, आप एजेंट एक लेंगे तो ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। आपको टूल चाहिए होगा, सर्च करेंगे जीमेल टूल, वो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, मुझे ये टूल यूज करना है। तो कोई भी वर्कफ्लो आप विद इन 2 मिनट्स आप बना सकते हैं। एन एट एक प्लेटफॉर्म है जो आपको ये कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है कि आप जो है वो 2 मिनट्स में कोई भी वर्कफ्लो बना सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो उधर ही हम बनाते हैं। ठीक हो, अब वाइब कोडिंग एक टर्म है जो अभी एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है कैरपथी, उसने ये अपना टर्म दिया था वाइब कोडिंग। अब वाइब कोडिंग उसके लिए थे, उन बंदों के लिए जिसको एआई जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं,
और वो वेबसाइट बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, सॉस सिस्टम बना रहे हैं और हजारों कमा रहे हैं। वो उन चीज़ों के लिए वाइब कोडर, उन चीज़ों के लिए जो एआई यूज़ करते हैं, जिनको जो नॉन टेक्निकल फील्ड से, ठीक है, उनको कहते हैं वाइब कोडर्स। आप एआई पे काम कर रहे हैं, आप नॉन टेक्निकल हैं, आपको कोडिंग नहीं आती, आप वाइब कोडर हैं। एनी अदर क्वेश्चन?